हेलो नमस्कार साथियों। आज हम यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए जीव विज्ञान केवल प्रश्न पत्र कक्षा 12 के लिए आज एक मॉडल पेपर हल कर रहे हैं। तो ये एक गैस मॉडल पेपर है, तो इसे अवश्य देखें जिससे आप परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले समय इस परीक्षा में आपके लिए 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक सत्र है। तो परीक्षा में सबसे अधिक नंबर पाने के लिए सबसे पहले आप निर्देश पढ़िए। निर्देश में आप प्रश्न को अच्छी तरह से हल कीजिए और पहले जो भी प्रश्न है तो अपनी उत्तर पुस्तिका में जैसे भी प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन दिए हैं उसी क्रम से हल करने चाहिए, जिससे आप सबसे अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। और विशेषकर अच्छी राइटिंग और आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। जिस प्रश्न में अब आवश्यकता है चित्रों की, तो आप रेखा चित्र अवश्य बनाइए चित्रों, और चित्र भी साफ सुथरा होना चाहिए, जिससे आप बायोलॉजी में जीव विज्ञान में सबसे अधिक अंक पा सकें। तो एक मॉडल पेपर जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप आज हम हल कर रहे हैं। तो मैं इस जल्दी से मैं आपको बताऊंगा इसमें शॉर्ट और इसे आप हिंट से आप हल कर लेंगे। तो सबसे पहले सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो निम्न में किस कौन सा पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका पहला ही विकल्प सही है, गुरबीजाणु धानी जायंग और परागण। तो ये नहीं है। सबसे जो नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व पुमंग करता है, इसे एंड्रोसियम कहती हैं या पुंकेसर। अगला है, मनुष्य में संतान का लिंग धारण होता है तो माँ के लिंग गुणसूत्र से, अंडाणु के माप से, पिता के लिंग गुणसूत्र। इसका ये सही है चौथा, पिता के लिंग गुणसूत्र से, क्योंकि माता के तो सिर्फ एक ही प्रकार के गुणसूत्र होते हैं एक्स एक्स, जो पिता का होता है वो एक्स वाई होता है। तो पिता के लिंग गुणसूत्र से ही संतान का लिंग का निर्धारण होता है। अगला है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है तो चिकित्सा में होता है, कृषि में होता है और इन दोनों में। तो तीसरा ही सही है, इन दोनों में ही होता है। अगला है, लाइकेन जो पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में यह सहजीवी सहचर्य हैं। तो ये शैवाल और कवक के सहचर्य हैं, क्योंकि शैवाल इनके लिए भोजन देता है और कवक इन्हें रहने के लिए स्थान देती हैं। तो ये दोनों ही के बीच के पौधे हैं, इन्हें लाइकेन कहती हैं। अगला है, अब है अति लघुत्तरी, नहीं से कहते हैं निश्चितोत्तरी। तो ये क्वेश्चन निश्चित उत्तरी है, इनका आंसर एक ही लाइन में या शॉर्ट में देना है, जो 1 नंबर का है। तो अगला है, क्लाइनफेल्टर एंड टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में तो 47 और टर्नर सिंड्रोम में 45। ये मादा में पाए जाते हैं, ये नर में पाए जाते हैं। अगला है, नर जनन कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणु निर्माण करती हैं? तो मियोसिस विभाजन द्वारा, विभाजन यानी अर्धसूत्री विभाजन। अगला है, परागकण मात्र गुणसूत्रों की संख्या होती है 2n दोगुणित। उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए के अणुओं को खंडों तोड़ता है। एंडो न्यूक्लियस एंजाइम, एंडो न्यूक्लियस एंजाइम। कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने को कई कारक पौधों को क्या कहती हैं? कैम पौधे कहती हैं, कैम, जो विशेषकर शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधे होते हैं। शुष्क वातावरण में, जैसे नागफनी आदि में कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण करने वाले पौधे
नागफनी होती हैं जिसे कैंपा देवी कहती है। अगला है अब ये है अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी ये 2 नंबर की होती है। अति लघुत्तरी पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। तो पक्षियों में लिंग निर्धारण के लिए आप जो भी नर में होता है वो जेड जेड, और मादा में होता है वो जेड डब्ल्यू। ये फीमेल है गुणसूत्रों की संख्या, और ये मेल की है। तो इसका चित्र बनाएंगे तो ऐसे आपको करना है जेड 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 डब्ल्यू, अलग कर देंगे जेड 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 डब्ल्यू, इससे ये मिलेगा, इससे ये, इससे ये, इससे ये। तो जेड जेड, इससे ये मिला और इससे ये मिला, जेड डब्ल्यू ये हुआ। अब जेड इससे जेड मिलेगा, इससे जेड ये मिलेगा डब्ल्यू ना। तो यहाँ पर जेड जेड है वो तो नर है, और जेड डब्ल्यू है वो मादा है। तो मादा ऐसे चित्र बनाना है, यानी इसमें नर गुणसूत्र तो होती हैं जेड जेड, और मादा गुणसूत्र होती हैं वो जेड डब्ल्यू। अगला है वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के टुकड़े मॉडल का स्वच्छ नाम चित्र बनाइए। तो ये आपको चित्र ऐसे चित्र बना लेना। ऐसे करके चित्र बना लेना है। 34 एंगस्ट्रॉम 20 एंगस्ट्रॉम ऐसे करके वाटसन क्रिक का मॉडल का चित्र बनाना है। अगला है प्रतिरक्षा क्या है। प्रतिरक्षा तो हमारे शरीर में कीटाणु रोगाणु जो भी प्रवेश करते हैं, तो हमारे इन से जो रोगों से सुरक्षा के लिए हमारे शरीर में एक प्रतिरक्षा तंत्र पाया जाता है, जिसमें उनके विरुद्ध एंटीबॉडी उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें से हम प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। अगला है आर्किड का पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप क्या स्पष्ट करेंगे। तो ये सहभोज्यता का उदाहरण है। सहभोज्यता का स्थायी उदाहरण है। ये स्थायी सहभोज्यता का उदाहरण है, क्योंकि सहभोज्यता में एक दो जीवों के बीच ऐसा संबंध होता है जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है, दूसरे को न कोई लाभ होता है न कोई हानि होती है। सहजीविता 2 प्रकार की होती है, स्थायी सहभोज्यता और अस्थायी सहभोज्यता। तो आर्किड का पौधा आम की पेड़ की शाखा वगैरह है, तो ये एक स्थायी सहभोज्यता है, क्योंकि इससे आर्किड को तो पौधे को तो लाभ है, लेकिन आम के पौधे को न कोई लाभ है इससे न कोई हानि है, इसलिए इसे हम स्थायी सहभोज्यता कहते हैं। तो ये बीच पारस्परिक क्रिया को स्थायी सहभोज्यता के रूप में स्पष्ट किया जाता है। अगला है जैविक अनुक्रिया का स्वच्छ आरेख निरूपण कीजिए। तो इसका चित्र देख लेना। और अगला है अब है लघुत्तरी। लघुबीजाणुधानी और गुरुबीजाणुधानी में अंतर। तो इसके लिए लघुबीजाणुधानी से लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, और लघुबीजाणुधानी और गुरुबीजाणुधानी में अंतर। तो लघुबीजाणुधानी पुंकेसर के परागकोश में विकसित होती है। तो ये लघुबीजाणुधानी तो ये परागकोश में विकसित होती है, परागकोश में विकसित होती है, और ये अंडाशय में विकसित होती है। गुरुबीजाणुधानी एक अंतर हो गया। दूसरा है लघुबीजाणुधानी में बाह्य त्वचा
अंत्य स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम आदि स्तर पाई जाती हैं। जबकि गुरुवीजाणु ध्वनि में बाह्य और अंत्य अध्यावरण पाई जाती हैं। अगला है लघुवीजाणु ध्वनियों से नर युग्मक का निर्माण होता है, नर युग्मक का, और मादा गुरुवीजाणु से मादा युग्मक का निर्माण होता है, मादा युग्मक का। और यह नर युग्मकोद्भिद, लघुवीजाणु ध्वनि नर युग्मकोद्भिद होती है और यह मादा युग्मकोद्भिद होती है, कहलाती है नर युग्मकोद्भिद यानी फीमेल गैमेटोफाइट, ये मेल गैमेटोफाइट। तो ये आपके हैं। अब हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है। बताइए क्यों सही नहीं है? यह इसलिए सही नहीं है क्योंकि जो भी लड़कियां होती हैं उनमें मादाओं में सिर्फ एक ही प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, एक ही प्रकार के, यानी समयुग्मजी होती हैं, एक ही प्रकार के गुणसूत्र, जिसे हम समयुग्मजी भी कहते हैं, समयुग्मजी। इसीलिए, और जबकि पुरुष होते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या भिन्न प्रकार की होती है, विषमयुग्मजी होते हैं, विषमयुग्मजी। इसीलिए इसमें जब एक्स संलयन करेगा तो लड़की पैदा होती है या फीमेल पैदा होती है, जब वाई एक्स संलयन करेगा तो नर शिशु का जन्म होता है। इस प्रकार इसमें हमारे समाज में दोष केवल महिलाओं को देना उचित नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि दोष होता है वो पुरुष का होता है।